विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस में हम क्लास 9th साइंस का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, बंद कर दो, जिसमें ये चैप्टर 10 है, दैट इज़ द ग्रेविटेशन। और हमारा ये फिज़िक्स का सेगमेंट है एक तरह से, उसमें हम ग्रेविटेशन कवर करेंगे। हमने जो पिछला लेक्चर यानी कि पिछला चैप्टर कवर किया वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, ठीक है। हमने अब तक ये ऑब्ज़र्व किया है कि ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, ये बात समझा। हमने ये देखा कि डिफरेंट फोर्सेस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि हमने ये देखा न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी एक्शन के लिए। तो अब तक के सिद्धांतों से हमने क्या सीखा था? पहला सिद्धांत ये कहता है कि ऑब्जेक्ट उसी स्टेट को मेंटेन रखता है जिस स्टेट में वो रहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दें। यानी कि जब तक कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं वो अपनी स्टेट मेंटेन करेगा। यानी कि जब तक नेट बैलेंस, जब तक कि नेट फोर्स ज़ीरो है वो अपनी स्टेट मेंटेन रखेगा। लेकिन जैसे ही हम कोई ना कोई मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स अचीव करते हैं, वैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट से बाहर आ जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है नेचुरली एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, अगर वो स्टैटिक है, रेस्ट की पोजीशन में स्टेशनरी है, तो वो मूव करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? ये हमने पढ़ा, ये पहला लॉ था। फिर हमने जब यही सीख लिया कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो हमने फिर समझा अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी है, कैसे है। तो हमने उसके तहत फिर ये सीखा सेकेंड लॉ में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इस सिद्धांत को समझा। हमने एक्सेलरेशन से इस सिद्धांत को अचीव किया था। हमने एक्सेलरेशन के हिसाब से पहला कंसेप्ट ये सीखा था कि जब हम एक अमाउंट एक गिवन फोर्स के तहत किसी चीज़ पे वो फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है। तो हमने ये देखा कि जब वो गिवन फोर्स को बढ़ाएंगे वो ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, जब उसी गिवन फोर्स को कम करेंगे वो कम एक्सेलरेट करेगा। तो हमने यहाँ से ये सिद्धांत निकाला था कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। फिर हमने यही सिद्धांत इस रूप में देखा कि उसी गिवन फोर्स के तहत अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, लेकिन उसी गिवन फोर्स के तहत अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास फिर कम है तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो हमने फिर ये भी सिद्धांत माना कि उस गिवन फोर्स के तहत एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये दूसरे सिद्धांत के तहत हमने सीखा, और इसी से हमने एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हमने यहीं से फोर्स निकाल लिया, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। हम तीसरे सिद्धांत की ओर आए और हमने ये देखा कि किसी भी एक्शन के बदले में एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हमने यहाँ पर ये सीखा कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती हैं और फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं, अप्लाई होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इसके तहत हमने ये सारा थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिद्धांत सीखा। सेकेंड लॉ के तहत हमने मोमेंटम शब्द को करेंसी में गेन यानी कि एक प्रॉपर्टी के तौर पर डेवलप किया, और हमने यही सीखा था कि सेकेंड लॉ यही बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एक तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वही एक तरह से आपका क्या है, इट इज़ द फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ इन इट्स सेल्फ इज़ द फोर्स। ओके, और मोमेंटम क्या है, दैट इज़ मास एंड वेलोसिटी। ओके, ये सारे कंसेप्ट हमने अच्छे से अब तक सीख लिए। अब हम जब इन फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रेविटेशन नाम से जानी जाएगी। हम इस सिद्धांत को अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए, आपने बार बार ये समझा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, यानी कि अर्थ एक प्लैनेट है तो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ का सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व हुआ। तीसरी तरफ आपने ये देखा कि जब कभी न्यूटन उस सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब टूटा पेड़ से और न्यूटन की तरफ आकर के गिरा। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? आप कुछ भी ड्रॉप करें नीचे की ओर आएगा, आप गेंद ऊपर की ओर उछालें वो वापस नीचे की ओर आएगी, नदियों का जल नीचे की ओर आ रहा है, प्रत्येक चीज़, पत्ते हैं, कोई भी चीज़ वो नीचे की ओर गिर रही है। ये सारी चीज़ों से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई ना कोई फोर्स तो है जो एग्जीक्यूट होती है। ये फर्स्ट आस्पेक्ट।
हमने पिछले चैप्टर्स के माध्यम से इस चीज़ को सीखने की कोशिश भी की, क्योंकि हमने फोर्सेस और मोशन के पहले भी चैप्टर कर लिए इन्हीं पिछली क्लासेस में। तो हमने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, इन सारे शब्दों से समझा और जाना। आज उन्हीं चीज़ों को हम विस्तार से और आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये निकल करके आता है कि जब न्यूटन के सामने ये कंसेप्ट आया कि जो सेब गिरा वो ज़मीन की ओर आया, नीचे की ओर आया, वो ऊपर की ओर नहीं गया। मैं भी ज़मीन से बंद करके खड़ा हूँ तो मुझे भी कोई अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो मैं पाँव उठा करके आगे की ओर बढ़ता हूँ तो मैं थक भी जाता हूँ। ये भी एक कारण है, क्योंकि नीचे की ओर एक शक्ति मुझे खींचती है। यही चीज़ें हमने देखा कि हमने मास और वेट के कंसेप्ट को सीखा था, तो उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर हम ज़्यादा बड़ी छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि शायद हमारा वेट वहाँ पर बदल जाता है पृथ्वी के कंपैरेटिवली, लेकिन मास सेम रहता है। वही कंसेप्ट आज हमें सीखने हैं। शुरुआत यहाँ से कि जब सेब पृथ्वी की ओर आया, उस सेब के ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो सेब पृथ्वी की ओर आ रहा है। यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ कि वह पृथ्वी भी सेब की ओर जाएगी क्या, एप्पल की ओर जाएगी? दूसरी तरफ मून अर्थ की ओर आता है, गिरता है, पृथ्वी पर फॉल करता है। सवाल ये उठ खड़ा होता है, क्या पृथ्वी भी मून की तरफ जाएगी क्या? यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि चाहे वो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और चाहे वो हम हैं जो पृथ्वी पर चल रहे हैं, प्रत्येक चीज़ ये आइडेंटिफाई होता है कि एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। चाहे वो कोई चीज़ हॉलो है या सॉलिड है, या चाहे वो बड़ी है या छोटी है, चाहे वो किसी भी मटेरियल से बनी है, क्या सभी चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं क्या? इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ये पहला कंसेप्ट। यही कंसेप्ट आपको न्यूटन ने प्रोवाइड किया कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स लगाता है। जैसे कि मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहे हैं। आप मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ। हम दोनों ही एक फ़ोर्स के तहत एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन कोई हैं जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। यहीं पर समस्या खड़ी होती है। इसको समझने का तरीका यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, ध्यान से समझें। सपोज़ कीजिए कि ये शायद ऐसा ही होता होगा, एप्पल ही है ये। अब मुझे तो इतना नहीं पता यार, अब लग रहा है। तो ये एक सेब है, ये एक एप्पल है। ये पृथ्वी की ओर आकर के गिरेगा, यानी कि ये पृथ्वी की ओर गया। जैसे पृथ्वी इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, वैसे ही ये एप्पल भी अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। लेकिन इन दोनों में से हमें जो ऑब्ज़र्व हुआ वो ये कि ये एप्पल जो है एक्सेलरेट हुआ अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ एक्सेलरेट नहीं हुई। इसका कारण क्या है? अब यहाँ पर हम न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को समझते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? जैसे इसको इस तरह से समझें। आपने यहाँ पर ये देखा था कि एक पर्सन है, वो अपने पैरों से इस तरह से पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है, और फिर पृथ्वी से भी उसके पैरों पर इस तरह से फोर्स लग रही है। तो जिस अमाउंट में ये फोर्स लगा रहा है, उसी अमाउंट में पृथ्वी से भी फोर्स लग रही है। पहली चीज़ ये, तो फोर्स इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस डायरेक्शन से अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, और अर्थ इस डायरेक्शन से इस पर फोर्स लगा रही है। इसकी वजह से आगे बढ़ पा रहा है। चलिए मैं सिचुएशन थोड़ी बदलता हूँ, अब समझिए आप। सपोज़ कीजिए कि एक रस्सी लटक रही है।
एक रस्सी लटक रही है और मैं उस पर लटक करके चढ़ना चाहता हूँ ऊपर। तो जब मैं उस रस्सी को पकड़ूंगा तो मैं उस रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा हूँ, तो मैं उस रस्सी पर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। याद रखें, मैं यहाँ पर फोर्स रस्सी पर लगा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पर रस्सी पे फोर्स लगा रहा हूँ वो मैं नीचे की ओर लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं रस्सी पर नीचे की ओर फोर्स लगाऊंगा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि रस्सी मुझ पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, क्योंकि रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी। रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी, यानी कि जब आप रस्सी को नीचे की ओर खींच रहे हैं उसमें एक तनाव बनेगा, उसमें एक टेंशन बनेगी। वही टेंशन फोर्स है जो आपको ऊपर की ओर खींच रही है। आप रस्सी में ऊपर की ओर आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमने रस्सी को नीचे की ओर खींचा, रस्सी ने हमें ऊपर की ओर खींचा। क्लियर? यानी कि ऐसा लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। तो केवल हर बार ऐसा ही नहीं है न्यूटन का सिद्धांत कि मैं पृथ्वी पर इस तरह से बल लगाऊंगा, पृथ्वी मुझ पर उस तरह से बल लगाएगी। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो न्यूटन के सिद्धांत के मुताबिक उसी बल से, उसी फोर्स के अमाउंट से आप भी तो मुझे फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ध्यान से सोचा जाए, यही तो न्यूटन का तीसरा सिद्धांत हुआ ना। अगर मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ से वहाँ तक ये एरो बना फोर्स, तो फिर बदले में रिएक्शन ये आया कि आप भी तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यानी कि अगर मैंने यहाँ से रस्सी डाली आपके गले में और आपको खींचा, तो फिर असल में मुझे जोर लग रहा है ना, मैं भी तो आपकी ओर खींच रहा हूँ ना। तो वो जो टेंशन फोर्स है, मैं जब रस्सी को खींच रहा हूँ तो वो टेंशन मुझे भी तो खींच रही है ना आपकी ओर। तो आप मेरे नज़दीक आएंगे और मैं भी आपके नज़दीक आऊँगा। तो जब मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। यही न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। आई बात समझ में? और ये बिल्कुल सिद्ध हुआ, इस रूप में सिद्ध हुआ कि जब मैंने पृथ्वी पर बल लगाया, पृथ्वी ने भी मुझ पर बल लगाया। जब मैंने पृथ्वी पर बल लगाया, पृथ्वी ने भी मुझ पर बल लगाया। जब मैं आप पर बल लगाऊंगा, आप भी मुझ पर बल लगाएंगे। ओके, ये इक्वल अमाउंट में फोर्स होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मेरी तरफ से बल इस तरह से लग रहा है आप पर, आपकी तरफ से बल इस तरह से लगेगा मुझ पर, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। जैसे कि अब यहाँ पर हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना लें, यहाँ से इस तरफ फोर्स लगेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन यही बनती है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं ना। इतनी बात सही है? चलिए, बस यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट समझना है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो एक दूसरे पर लग रही है, ये सरफेस टू सरफेस नहीं लग रही, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगती है। ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगती है, यानी कि ये जो मैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ, मेरे सेंटर से उसके सेंटर पे और उसके सेंटर से मेरे सेंटर पे लग रही है। ओके, तो ये सरफेस से नहीं होती, ये सेंटर से होती है, ऑब्जेक्ट के सेंटर से। यानी कि अगर मैं अर्थ पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो बदले में अर्थ भी मुझ पर अगर कोई फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो अर्थ के सेंटर से मुझ पर लग रही है। इस बात को आपको समझना है। ओके, क्योंकि मेरी बॉडी अर्थ के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं, तो हो सकता है कि मेरा सेंटर वहाँ कंसिडर करने की नीड नहीं, लेकिन अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है तो अर्थ का सेंटर कंसिडर करना ज़रूरी है। वो अर्थ के सेंटर से ही हम पर लग रही है। तो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के मुताबिक जब भी मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्शन करूँगा तो उसके तहत मैं एक फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा हूँ, उसी के रिएक्शन में एंटी डायरेक्शन में एक फोर्स मुझ पर भी लगेगी। क्लियर हो गई कहानी? कोई समस्या यहाँ पर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पर ग्रेविटेशन के सिद्धांत के तहत ये आता है कि एप्पल ने जिस अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ, अर्थ ने जिस फोर्स ऑफ, यानी कि जिस अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ एप्पल को अट्रैक्ट किया, उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अमाउंट ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा ना, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। और अगर अर्थ एप्पल को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। क्लियर कहानी? यानी कि फोर्स यहाँ पर इक्वल है और फोर्स का अमाउंट दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए गिवन है।
एक गिवन फोर्स है, डन। और हमने क्या समझा था कि जब एक फोर्स गिवन होगी, उस गिवन फोर्स में ही हम कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन करा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा मास पे। इस गिवन फोर्स में ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पे ये डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। अगर ये मास ज़्यादा है इस अमाउंट ऑफ गिवन फोर्स में, अगर ये मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगी, और उसी गिवन फोर्स में अगर ये मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहीं से ये सिद्ध होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास। इतना सिद्धांत हमने पढ़ रखा है ना, ये कहानी क्लियर है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फोर्स का अमाउंट हमें क्लियर है कि एक गिवन फोर्स है, और वो दोनों ही के मामले में, एप्पल और अर्थ के मामले में सेम है, सेम है। अब उस सेम फोर्स के तहत मुझे आप बताएं, एप्पल के केस में और अर्थ के केस में एप्पल का मास अर्थ के कंपैरेटिवली कहाँ ठहरता है? कहीं भी नहीं। तो एप्पल और अर्थ के केस में एप्पल का मास कहीं भी नहीं ठहरता, और मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरे केस में उसी गिवन फोर्स में अर्थ का मास कितना है? ह्यूमंगस, आपकी सोच से भी परे है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही कारण है कि उस गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स में, यानी कि उस गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में एप्पल का क्योंकि मास अर्थ के कंपैरेटिवली कंसिडरेबल ही नहीं है, इसलिए वो एक्सेलरेट अर्थ की तरफ ज़्यादा कर रहा है और अर्थ एप्पल की ओर एक्सेलरेट नहीं कर रही है। आई बात समझ में? यही एक सिद्धांत है। अब इसको आप इस ब्रह्मांड पे कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे अब इसका दूसरा उदाहरण हम लगाएंगे चंद्रमा पे। चंद्र, और देखिए हम माँ भी कहते हैं। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, कोई समस्या नहीं, हम अपनी शब्दावली को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि मून पे, तो मून पर जब हम इसे लगाते हैं तो क्या होता है, इसको दोहराने के लिए मैं एक प्रैक्टिस वापस से दोहराऊंगा। वो प्रैक्टिस क्या है? जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने वो प्रैक्टिस की थी कि एक हाथ में धागा था, एक उंगली में, और फिर उसके साथ हमने पत्थर बांधा था। इसे मैंने लंगड़ का शब्द दिया था, लंगड़ बांध करके घुमाना। तो मान लीजिए या तो मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ, और या मान लीजिए मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टोन है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, इसकी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेट ही हुआ ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके पास रेक्टेंगल है तो उसकी 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी है, लेकिन फिर भी उसे 4 बार डायरेक्शन बदलनी पड़ती है ना। तो डायरेक्शन बदलने से ही, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इतने में ही वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। तो ऐसे में फिर हमने देखा था कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो है, देयर इज़ एक्सेलरेशन। हमने साइड्स बढ़ा दी, जैसे उसे हेक्सागन में बदला और फिर उसे ऑक्टागन में बदला। तो हमने देखा जैसे ही हम नंबर ऑफ़ साइड्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ साइड कम होती चली जा रही, और फिर हमने इनडेफिनेट नंबर ऑफ़ साइड बना दी, जिसकी वजह से साइड, लेंथ ऑफ साइड एक तरह से पॉइंट में ही कन्वर्ट हो गई। तो एवरी पॉइंट इन द सर्कल इज़ अ काइंड ऑफ साइड, यानी कि हर पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट एक निश्चित दिशा में डायरेक्टेड है, उसकी उस दिशा की ओर इंगित करता है। आई बात समझ में? ऐसे में इसका उदाहरण हमने यहाँ से सीखा था कि हम इस पत्थर को घुमाते हुए जिस भी पॉइंट पर छोड़ेंगे वो अपनी जर्नी को फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, और वो जो मूवमेंट होगी, वो जो डायरेक्शन होगी, वो लाइन सर्कल पे टेंजेंट होगी, यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। टेंजेंट वो होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे टच करती है, एनीवेयर एल्स नहीं कर सकती। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर अगर एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है, तो ए बी सी, ये लाइन ए बी सी बी पॉइंट पर टेंजेंट है। ये लाइन ए बी सी इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी पर ही टच करेगी, कहीं और नहीं। आई बात समझ में? ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंट है। और हमने देखा था कि पत्थर इसी तरह से एक दिशा में मूव कर गया, और जिस भी दिशा में पत्थर मूव किया था
चाहे वो इस दिशा में किया था, चाहे वो इस दिशा में किया था, चाहे वो इस दिशा में किया था, वो सभी दिशाएं रेडियस से हमने देखा था परपेंडिकुलर थी, रेडियस ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर थी। इतना सिद्धांत हमने पढ़ लिया है ना। अब इसी कंसेप्ट के तहत देखें तो चंद्रमा जो है हर पॉइंट पर एक तरह से अर्थ पे फॉल कर रहा है, वो अर्थ की तरफ ही चल रहा है, अर्थ से टाइड है ना, तो हम इसे टाइडल फोर्स भी नाम दे देते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम टाइडल फोर्स भी नाम दे सकते हैं। तो वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व इसलिए कर रहा है कि हर पॉइंट पर वो अर्थ की ओर आ रहा है। आई बात समझ में? इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में मजबूर कर रही है? यानी कि आपने हाथ से पत्थर बांधा था और आपने उसको हाथ से घुमाना शुरू किया, पत्थर को आपकी उस उंगली के साथ जोड़े रखने के लिए कौन सी शक्ति जिम्मेदार थी? इट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर। यानी कि ये अगर आपका पत्थर चल रहा है तो ये है ना पत्थर, ये है ना पत्थर का घेरा, तो जो यहाँ से केंद्र की ओर लग रही है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। आई बात समझ में? आने वाली क्लासेस में इसी की जवाबी कार्रवाई में हम स्यूडो फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जिन्हें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम भी दे देते हैं। हालांकि हमने क्लाइमेट के चैप्टरों में से बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। इसे स्यूडो क्यों कहते हैं, इसका अर्थ स्यूडो क्यों है, क्या पर्पज़ है, रेलगाड़ी जब आने वाली होती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे आपको खड़े क्यों नहीं होने दे दिया जाता, क्यों रेलगाड़ी आपको अपनी ओर खींच सकती है, क्यों बसेस आपको अपनी ओर खींच सकती हैं। ऑल द टाइम आपके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो टुवर्ड्स द सेंटर है। उसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है जो स्यूडो फोर्स है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगी तो वो भी फिर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। इसी वजह से हमने उसको नाम एक फोर्स का दे दिया, बट वो क्योंकि किसकी एग्जिस्टेंस की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है इसलिए वो स्यूडो फोर्स भी काउंट हो जाती है। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। इतनी कहानी समझ में आई। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो मून ने अर्थ ने मून को एक रस्सी डाली हुई है, जैसे आपकी उंगली ने उस स्टोन को एक रस्सी डाली हुई थी। आई बात समझ में? और आपकी उंगली और उस स्टोन के बीच में वो रस्सी ये जो काम कर रही थी, दैट स्ट्रिंग इज वर्किंग एक्चुअली। मून और अर्थ के बीच में वो अदृश्य शक्ति एक तरह से, दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मून अर्थ के साथ टाइड है और ऐसे में मून मूव कर रहा है अर्थ के पास, लेकिन वो सीधी दिशा में नहीं निकल जाता, वो टेंजेंट नहीं बनाता, वो अर्थ के अराउंड हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है क्योंकि अर्थ उसे हर पॉइंट पर अपनी ओर खींच रही है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मून को अर्थ के अराउंड घूमे रखने के लिए मजबूर कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि हर मोशन पे, हर मूवमेंट पे, जैसे कि मैं सीधे चल रहा हूँ, मैंने ये कदम रखा, मेरा अगला कदम यहाँ होना चाहिए। मैंने जैसे ही ये कदम रखा मुझे इधर से खींचा गया, यानी कि मुझे एक फोर्स इधर से उस तरफ लगी, मैं ऐसे हुआ। यहाँ से मुझे ऐसे चलना चाहिए था, मुझे फिर फोर्स लगी, मैं ऐसे हुआ। मैं सीधा चलना चाहिए था, फोर्स लगी, ऐसे हुआ। इधर चलना चाहिए था, ऐसे हुआ। इस तरह से वो घूमता चला जा रहा है। आई बात समझ में? सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर वर्क कर रही है। क्लियर कहानी? हर एंगल से वो सेंटर की तरफ उसको पॉइंट कर रही है, इसी की वजह से वो बंधा हुआ है। बट देयर इज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का संबंध खत्म हो जाए तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जन्म भी तो उसी पर आधारित है ना, ये सेंट्रीपिटल का जन्म, फोर्स का जन्म भी उसी पर आधारित है ना। क्लियर कहानी? अब यहाँ पर समस्या ये है कि जैसे मून अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, मून अर्थ की ओर बढ़ रहा है, अर्थ मून की ओर क्यों नहीं बढ़ती है, उसका उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। आगे जा कर के हम मून का भी फिगर देखेंगे कि क्या उसका रेडियस है, क्या उसका ओवरऑल मास है, वेट है, और इसी तरह से हम अर्थ का भी देखेंगे मून के साथ साथ। तो आपको समझ आ जाएगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है अर्थ में और मून में मास के लेवल पर। तो यही कारण है जो एप्पल और अर्थ का रिलेशन है, वही एक तरह से अर्थ और मून का रिलेशन है, जिसकी वजह से मून तो एक्सेलरेट करता है लेकिन अर्थ एक्सेलरेट नहीं करती, क्योंकि उस गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स में मास का बहुत फ़र्क है दो ऑब्जेक्ट्स के लेवल पर। मून का मास और अर्थ के मास में कंपैरिजन नहीं है। आई बात समझ में? कहानी क्लियर हुई? तो वो मूव कर रहा है। अब यही सेम थ्योरी एक्सटेंड कर दीजिए कि वाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वाई ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो द सेम आस्पेक्ट इज कि अर्थ एक्सेलरेट कर रही है सन के अराउंड,
लेकिन सन नहीं कर रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ के लिए वो अर्थ की तरफ को नहीं बढ़ रहा है, अर्थ सूर्य की ओर बढ़ रही है। उसका कारण एक्सेलरेशन और मास का यही संबंध है गिवन फोर्स के लिए। आई बात समझ में? लेकिन पूरी पृथ्वी पर, ये पूरे ब्रह्मांड पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कह करके पुकारा गया है। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका कोई फिगर भी होगा, इसका कोई आंकड़ा भी होगा। ये कितनी है ये भी पता होना जरूरी है, ये कितनी है ये भी पता होनी चाहिए। चाहे ऑब्जेक्ट हॉलो है या फिर सॉलिड, चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, मैंने आपको बताया कि एक बल एग्जिस्ट कर रहा है एक मात्रा में सभी के बीच में। दैट सेम फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? और वो फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। समस्या यहाँ पर है एक्सेलरेशन की। उसी गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स में आपके मास के साथ एक्सेलरेशन का एक संबंध बन रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि ये चीज़ उसकी ओर बढ़ रही है, वो उसकी ओर बढ़ रही है। आई बात समझ में? बट वो गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स तो सेम ही रहेगी ना, वो गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। उसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के तौर पर अभी पढ़ेंगे। इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आई बात समझ में? अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझा, अब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता लगाना है ना कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात हमने की, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, असल में इसका क्या मैग्नीट्यूड है, ये है कितनी, और वो जो है वो तो गिवन फोर्स के तौर पर सभी के लिए सेम एग्जिस्ट कर रही है, वो किस तरह से निकालनी है अब हम वो सीखते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। ये इसका डाटा, ये इसका आंकड़ा आया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का डाटा निकल करके आया। बता देते हैं ये कैसे पहुंचा, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि आप फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से सीखा जाएगा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स लिए आपने, इसे अलग अलग किताबों में आप अलग अलग तरह से नंबरिंग के वाया डील कर लें, M1 M2 के वाया, या इसे कैपिटल M या स्मॉल m के वाया डील कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हमने लिए। आई बात समझ में? ये नेचुरली बड़ा है और आपकी किताब के हिसाब से जाऊँ तो हम उसी इक्वेशन के तहत चलते हैं। तो सपोज़ कीजिए इसका मास हमने कैपिटल M सपोज कर लिया और इसका मास स्मॉल m है। आई बात समझ में? सो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी अगर हम बात करें, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये सेंटर से सेंटर की ओर लग रही है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को, ये लाइन हमेशा याद रखना। तो वो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। आई बात समझ में? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस कह रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो सीधी बात है ना, आपकी बॉडी में एक मास है, मेरी बॉडी में एक मास है। एक्चुअली मैं आप पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ और आप भी मुझ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और इसके तहत अगर हमें वो फिगर अचीव करनी है तो आपका और मेरी बॉडी के मास का, हम दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ना, और उस फोर्स का एक आधार हम दोनों की बॉडी का एक मास भी तो है ना। तो ऐसे में हम दोनों की बॉडी के मास को प्रोडक्ट ही यानी कि मल्टीप्लाई ही किया जाएगा ना, तभी तो हम असल में ये पता लगा पाएंगे कि कुल मात्रा कितनी थी बल की, फोर्स की। आई बात समझ में? ये पता लगा पाएंगे ना। सो द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इतनी बात समझ में आई? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर आप इसको, इस फिगर को ऐसे ही रखना है हमें, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भी हमें ऐसे ही रखना है। एक इक्वेशन निकल करके आ गई। चलिए दूसरी एक इम्पॉर्टेंट